बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। मतलब सभी चीजें जो है, पूरा मसाला जो है, वो पूरा मसाला का मसाला जो है आपको ये टॉपिक में मिलेगा। यह ऐसा टॉपिक है कि जो आपने संभाला नहीं तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं देना, पर्टिकुलरली यूपीएससी और एमपीएससी देना ही नहीं है, देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि ये यदि टॉपिक नहीं किया तो हम सिर्फ एग्जाम देंगे, पास नहीं होंगे। दैट मीन्स इट डिसाइड द फेट ऑफ, है ना, योर करियर। आपका करियर जो है ये निश्चित करता है। यदि ये टॉपिक आपने कहीं पे भी छोड़ दिया, लूज कर दिया तो मुश्किल है ना। खास बात यह है कि इकोनॉमी जो टॉपिक है वो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, रादर दैन वन ऑफ द, इट इज एक्चुअली टफेस्ट टॉपिक, है ना। प्रायर लेवल पर हम यदि देखें तो ये सबसे टफ टॉपिक में आता है। इसका टफनेस क्या है? तो टफनेस ये है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी को टच करता है और इतने इनोवेशंस है। पर्टिकुलरली ऐसा भी कहा जाता है कि आप यदि कुछ इकोनॉमिस्ट को मिल लीजिए, कोई इकोनॉमिस्ट है और उससे मिल लीजिए और उसको सपोज टू बी एक जो है एक एलिमेंट दे दीजिए, कह दीजिए कि भाई ये दिस इज द 7 नंबर, है ना। तो इकोनॉमिस्ट बोलेगा कि भाई ये 7 नंबर नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, ये 77 है, ये 100 है। आप बोलोगे कैसे? तो इकोनॉमिक्स आपको प्रूव करके देगा, जितने बार वो बोलेगा वो प्रूव करके सकता है। दैट इज द डायनामिक ऑफ दिस टॉपिक। इतना डायनामिक होने की वजह से, इतना इनोवेटिव होने की वजह से जो है रोजमर्रा डेली कुछ ना कुछ नयापन जो है वो इकोनॉमी में है और यही इसका टफनेस है। आज हम कुछ पढ़ते, कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ते, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते और कल कुछ तो भी आता है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। हर रोज हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म्स देखते हैं, कुछ नया डायनामिक्स फिर उससे तैयार होते हुए देखते हैं और इसी वजह से जो है ये टफ है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स इसी वजह से है कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। उदाहरण के तौर पर आज हम एक अलग दौर में गुजर रहे, पैंडेमिक में गुजर रहे, हेल्थ के इश्यू पर गुजर रहे। हेल्थ है ना, वायरस है, कोरोना वायरस है और हमें जो है बढ़िया तकलीफ दे रहा है, मस्त, है ना। किसी की सांस रोक रहा है, किसी के फेफड़े खराब कर रहा है ना। आजकल तो नया लैंसेट के मैगजीन में नया ये आया है कि वो फंगल इन्फेक्शन भी कर रहा है। मल्टीफैसेटेड, जो मनमानी वो कर रहा है, उसका मन जैसा चाहे वैसा, और उसका मन जैसा चाहे वैसा वो बिहेव भी कर रहा है और बदल भी रहा है। मनमानी है उसकी। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कोरोना, है ना। द कोरोना इज नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम उसके वर्ल्ड में जी रहे, इस टाइप का हो गया है, हर जगह वो फैल गया है। अब ये तो भाई हेल्थ इश्यू है, इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना, हम बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो इकोनॉमी के हर एंगल को जो है कोरोना टच कर रहा है। कोरोना की लहर आ गई तो स्टॉक मार्केट हिल गया, बिल्कुल एक दिन में नीचे गायब। कई सत्ता बदल का प्रॉब्लम आया, अमेरिका में हम देख रहे सत्ता बदल हो गया, है ना। यूरोपियन कंट्री हिल गई, पॉलिटिकल इंपैक्ट गिर गया, बायलैटरल इंपैक्ट गिर गया, मल्टीलैटरल इंपैक्ट गिर गया, यानी ये पॉलिटिकल लेवल पर हो गया, जियोपॉलिटिकल लेवल पर हो गया। फार्मर्स जो है उनको प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वो कुछ फल फूल कुछ लगाए अपने खेत में कि वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, वो इशू आ गया। तो उनके जो है ट्रेडिंग का इशू आ गया, अनएम्प्लॉयड हो गए बच्चे, वो इशू आ गया, है ना। तो पैंडेमिक जो है, कोरोना जो है, वो इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट को टच कर रहा है, यानी इकोनॉमी और पैंडेमिक बोथ आर बीइंग, है ना, इंटीग्रेटेड। दोनों इंटीग्रेटेड है, दोनों एक में से संबंधित हो गए। कल चल के हम इश्यूज देखते हैं कि कई, अभी पश्चिम बंगाल का आज डिक्लेयर हो गया और पश्चिम बंगाल में
बीजेपी नहीं रही, फिर से टीएमसी आ गई, है ना, तृणमूल कांग्रेस आ गई। अब तृणमूल कांग्रेस आ गई तो वहां पे माहौल अलग बदल गया, वहां की इकोनॉमी अलग वे से वर्क करेगी। यानी कुछ भी एंगल ले लो, कुछ भी हो जाए तो इकोनॉमी छूटता ही नहीं है, और इसी वजह से ये बन गया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हर एक एंगल, सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, साइकोलॉजिकल भी एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी पर, है ना। तो ऐसे हर एक जो डायनामिक्स है, हर एक पर्सपेक्टिव है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। दैट मीन्स इकोनॉमी इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट है? इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी हम इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते हर चीज पढ़ना है। इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें पॉलिटी भी पढ़ना है ना, हमें सोशल इश्यूज भी पढ़ना है ना। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। लेकिन ये मजेदार कैसा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मजेशीर कैसा है? तो मजा तभी आता है दोस्तों इकोनॉमी में कि जब हम इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं और समझ लेते हैं। यदि समझा नहीं तो फिर इसमें कोई मजा नहीं, है ना। मैं भी जब पहले बार शुरू किया था इकोनॉमी, तो पहले तो 1-2 महीने में आई वॉज बीइंग कंप्लीटली इरिटेटिंग, ये क्या है क्या नहीं, कुछ भी समझता नहीं था, बिकॉज आई हैव नो बैकग्राउंड। मैं साइंस ग्रेजुएट था और तुरंत मेरे हाथ में ये सब इकोनॉमी, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर देखा, और फिर उसमें से कुछ भी नहीं समझता था। 2 महीने तो ऐसे यूं उड़ गए। फिर ध्यान में आया कि भाई इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं लिया तो बहुत कुछ छूट भी जाएगा। और फिर कुछ सीनियर्स ने समझाया कि भाई इकोनॉमी को ऐसा निग्लेक्ट करके नहीं चलता, इकोनॉमी में प्रॉब्लम रह सकता है, तो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर दो, फिर अच्छा लगेगा। फिर धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप हो गया। नाउ इकोनॉमी इज वन ऑफ माय, है ना, क्लोज सब्जेक्ट। मैं अभी साइंस ग्रेजुएट रहा ही नहीं, अभी मैं आर्ट ग्रेजुएट, आर्ट का स्टडीड मैन हो गया हूँ, कुछ लेना देना ही नहीं साइंस का। इकोनॉमी जैसा मुझे दूसरा सब्जेक्ट पसंद भी नहीं आया, और इसमें मैं काफी कुछ जो है अपने लाइफ टाइम में पढ़ चुका हूँ। तो आज जो है क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंस है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इकोनॉमी की बात करें। दोस्तों पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले है कि कुछ भी चीज हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका सिलेबस है, उसके डायनामिक्स है, उसके नोटिफिकेशंस है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझ के उसका प्लान बनाना बहुत जरूरी है। उसके बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है ना। इट्स अ सीरियस मैटर। ये कोई कॉमेडी नहीं है जिस ढंग से हम अभी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बार बार कॉमेडी नहीं चल सकती, है ना। सीरियस मैटर ये सीरियस ही होता है, उसको हम कैजुअली नहीं ले सकते, है ना। तो इसी वजह से जो है हमें सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, सीरियस लेवल पर, है ना, एकदम से डीप में पॉन्डर करते हुए कि एग्जैक्ट ये क्या है ना, एग्जैक्ट किस ढंग से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या इसकी इंट्रिकेसीज किस ढंग से, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। साथ में यदि हम सिलेबस नहीं समझते, टॉपिक नहीं समझते, उसकी डेप्थ नहीं समझते, उसके डायनामिक्स नहीं समझते, हम हर वक्त थोड़ा टाइम पास में लेके जाते हैं या कैजुअल अप्रोच में लेके जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा जो है, जिस ढंग से अभी वीडियोस वायरल होते रहते हैं, अभी हम अलग लेवल पर है तो इसलिए वीडियोस काफी वायरल होते रहते, तो उस वक्त हमें वो बहुत अच्छा तो लगता है कि कुछ तो भी कॉमेडी करके बता दिया है, बट यू आर मिसिंग द कोर ऑफ द मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, है ना। और उस वक्त बहुत तकलीफ हो जाती है, और फिर हम जब एक्चुअल एग्जाम देते हैं तब हमें कुछ रिकॉल या कनेक्टिविटी जो है वो मिलती नहीं है, और वी आर मिसिंग द ऑल अपॉर्चुनिटीज। इसी वजह से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसकी डायनामिक्स, उसका एम्बिट, उसका पर्सपेक्टिव, उसका पाथ जो है वो समझना सीरियस लेवल पर, है ना। तो आज जो हम 1 घंटा सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि इकोनॉमी जो है एग्जैक्ट क्या है, इसका एग्जैक्ट टॉपिक का टाइटल एग्जैक्ट क्या है, टॉपिक टाइटल वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें, है ना, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक अकेडमिक एग्जाम और अकेडमिक स्टडी। Academic study is very plain study, having no connection with developing our called as original thoughts, original perspectives, है ना। ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में हैं
और इंडिया की स्टडी जो है सिर्फ ड्रिलिंग सिस्टम पर वर्क करते, इट इज नॉट परमिटिंग टू जनरेट योर ओन थॉट्स, एनी क्रिएटिविटी, एनी इनोवेशन, एनी अदर वे ऑफ कॉल एज अ डिलीवरी। ये कुछ भी लेना देना नहीं। और इसी वजह से हम पूरे 20-21 साल तक ऐसे मट्ठ बन जाते, रट्टा मारने वाले बन जाते और बड़ा मुश्किल हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बड़ा क्रिएटिव माइंड डिमांड करता है और इसी वजह से इसको हमें उस एंगल पर, उस कॉन्सेप्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम सिर्फ 1 घंटा सिर्फ इसको समझेंगे, छोटी छोटी बात ये टॉपिक के बारे में, है ना? ठीक है, राइट। सो देखें, सबसे पहले, है ना, हम वर्चुअल वर्ल्ड में है तो वर्चुअली पहले हम साइकोलॉजिकल लेवल पर तैयार हो जाए। मुझे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑफलाइन में मजा आता है, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। ऑब्वियसली, है ना, वी हैव टू अडॉप्ट एंड अडॉप्ट, दो चीजें होना बहुत जरूरी है ना? दोनों चीजें नहीं कर लिए हमने, ये दोनों चीजें मिस कर लिए तो समझ लो ना गड़बड़ हो गई, है ना? अडॉप्शन भी आना चाहिए और एडॉप्शन भी आना चाहिए, दोनों चीजें आना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, जमना चाहिए नहीं जमना चाहिए, है ना? वो बहुत जरूरी है। और जैसी कंडीशन है उस कंडीशन में जीना आना चाहिए, यदि नहीं आया तो फिर मुश्किल है। हम अभी वर्चुअल में जी रहे हैं तो वर्चुअल में जीने के लिए हमें उस लेवल पर वर्क करना है। अभी आप प्रिपेयर हो जाओ मेंटली कि आप घर में हो, घर में थोड़ा सा अलग माहौल रहता है, बट डेवलप योर सेल्फ विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। मैं बता रहा हूं आपको, सेल्फ डिफनेस, खुद बहरे होने की कोशिश करो दुनिया के लिए। दुनिया का कुछ भी सुनना नहीं है तुम्हें, सुनना जो है अभी सिर्फ लेक्चर सुनना है और उस पर ध्यान देना है, ये जरूरी है। यदि हम ये कंसंट्रेशन लेवल नहीं लाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें मिस करेंगे। एंड डोंट बी कैजुअल अबाउट द करियर डेवलपमेंट, बिल्कुल कैजुअल मत लीजिए, वक्त यूं निकल जाता है। I'm sharing my experience. At the age of 21, I appeared for my first interview of MPSC राज्य सेवा। पहला 21वें साल में इधर ग्रेजुएशन हुआ, इधर इंटरव्यू दिया और फेल हो गया। और मुझे लगा मैं तो बच्चा हूं, मेरे सीनियर भी बोल रहे थे वो बच्चा। उस वक्त बहुत मुश्किल से एट द एज ऑफ 21 को एग्जाम देते थे। बाद में जो गड़बड़ हो गई, बाद में प्रीलिम मेंस इंटरव्यू का साइकिल जो चला, तो एट द एज ऑफ 29 आई ज्वाइन माई सर्विस। समझ सकते हो कितना वक्त जाता है ना? पहला अटेम्प्ट और बाद में अटेम्प्ट जो दिया, जहां पे ज्वाइन किया, उतना गैप गिर जाती है। और इसी वजह से बी सीरियस, आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी मिस करते हो तो वक्त यूं गुजर जाता है। तो अभी वर्चुअल आदत डाल दो, वी आर लिविंग इन द वर्चुअल, है ना? तो वर्चुअलिटी जो है इतनी ज्यादा लेवल पर आ गई है कि हम वर्चुअल के इकोनॉमिक साइड में भी देखते हैं। सी, है ना, वी आर लिविंग इन द वर्चुअल इकोनॉमी आल्सो। आप सबके पास अभी एटीएम कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स होंगे, है ना? बराबर है, इट्स अ वर्चुअल कार्ड इकोनॉमी, है ना? प्लास्टिक इकोनॉमी, वर्चुअल इकोनॉमी। पैसा हाथ में जेब में रहता ही नहीं, अब उसके परे चले गए हम। अभी तो हम जो करेंसी देखते थे कि भाई वहां गांधी जी है, वहां पे 10 रुपीज लिखे, 100 रुपीज लिखे हैं, वहां पे गवर्नर ऑफ आरबीआई ने साइन किया है, एटलीस्ट कभी देखते थे। अभी नई इकोनॉमी आ गई है ना? आप सब ने सुना होगा एक बिटकॉइन, है ना? आपने सुना होगा ऑब्वियसली ये नेम, है ना? आई होप सो मेजॉरिटी ऑफ यू माइट बी, है ना? सी, बिटकॉइन, है ना? ये सुना होगा। बिटकॉइन जैसे बहुत सारे अभी कॉइन्स आएंगे, दीज आर वर्चुअल कॉइन्स। वर्चुअल कॉइन्स, इट नेवर बीन सीन इन अ फिजिकल फॉर्म। हम फिजिकल फॉर्म में कभी जिंदगी में इसको नहीं देखेंगे, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल करेंसी, बट द फिजिकल करेंसी नेवर बीइंग अ करेंसी कॉल्ड एज अ बिटकॉइन। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास बिटकॉइन है और हम यदि एक्चुअल पैसा देखना चाहते हैं, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू रुपीस। अरे हम रुपए में आखिरकार हम गांधी जी देखेंगे ही पक्का। एक्चुअल में ये गांधी जी नहीं दिखा सकते, खुद का रूप नहीं दिखा सकते,
तो ये नई जो कॉन्सेप्ट है, देखो वर्चुअल दुनिया हो रही है, तो अभी वर्चुअल इकोनॉमी भी हो गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है बस 3-4 साल पहले तो सुना भी नहीं था, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं सुना था? कॉल्ड एज अ क्रिप्टो करेंसी, कॉल्ड एज अ क्रिप्टो करेंसी, ये सुना ही नहीं था। आज हम क्रिप्टो करेंसी सुन रहे हैं। एक 3 साल पहले जो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क थे, कुछ तो भी भलते सलते इश्यूज आ गए थे, है ना। आज देखो बहुत सारे कॉइन बन गए, बिटकॉइन इज अ टॉप मोस्ट कॉइन। और आज गवर्नमेंट जो है, 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि यार मैंने तो बिटकॉइंस ले लिए, अभी क्या गवर्नमेंट क्या रुक लेती है मालूम नहीं, नोटबंदी के पहले ले लिया था, क्या रुक लेती है नहीं बोला तो। Nowadays almost all government, है ना, try to regularize it। अब खास बात यह है कि बिटकॉइन ये कोई देश की है ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी कोई देश की नहीं, किसने बनाया लेना देना नहीं, किसकी है उसका लेना देना नहीं, किसके पास जा रहे लेना देना नहीं, किसके पास आ रहे लेना देना नहीं, लेकिन आना जाना, इधर घूमना उधर घूमना सब चेन में, कॉल्ड एज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ब्लॉकचेन, दैट ब्लॉकचेन इज इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी। तो हमें आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी, इट्स रेगुलेशंस, इट्स पॉलिसी, इट्स इंपैक्ट ऑन द एक्चुअल इकोनॉमी, ये हमें पढ़ना है। तो ये अभी तक तो नहीं था भाई, अभी आ गया, और इसी वजह से देखो इकोनॉमी बड़े डायनामिक लेवल पर वर्क करते हैं। मैं जानबूझ के आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, और बाद में हम एक्चुअल फोकस करेंगे। अब ये पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक का मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, इश्यूज डिस्कस किया था। अब पैंडेमिक को यदि एनालाइज करें हम, है ना, पैंडेमिक यदि हम एनालाइज करते हैं तो पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में हम डायरेक्ट बहुत सारे जो लेवल्स है ना, उसमें हम सोच सकते हैं। जैसे पैंडेमिक है तो इसको हम पॉलिटिको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सोच सकते हैं, पॉलिटिको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। दूसरा कि पॉलिटिकली चल रहा है ना, स्टेट सेंटर को एलिगेट कर रहा है, एलिगेशन कर रहा है कि भाई हमको वैक्सीन नहीं दे रहे, सेंटर बोल रहा है मैंने तो दे दिया, भाई आपने क्या किया। पॉलिटिको है इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी गड़बड़ हो रही तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। जीएसटी का इशू आ गया है, बहुत सारे स्टेट बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी सेंटर दे ही नहीं रहा, सेंटर बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा आने दे। पॉलिटिको, ओके, पॉलिटिको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैंडेमिक के वजह से, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, है ना, सोशली हम देखा जाए तो हम डिस्टेंट हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, और उसके वजह से इकोनॉमिक जो है वो इंपैक्ट हो रहा है। हम नॉन कोऑपरेटिव एलिमेंट पर आ गए हैं, हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द रिच एंड पुअर, गरीब और श्रीमंत, इसमें बहुत सारा फर्क गिर रहा है। मैं ये जो एनालिटिकल या इधर उधर बात कर रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान में रखना, इस टाइप से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। अभी आपको यदि ऑफिसर बनना है तो आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अलग अलग एंगल से देखना है, यदि वो एंगल नहीं देखा तो फिर मुश्किल है, सिर्फ क्लर्क आप रह जाओगे। ओके, ठीक है। तो पॉलिटिको इकोनॉमिक है, सोशो इकोनॉमिक है ना। पॉलिटिकल इसमें यदि हम देखा जाए तो जियो इकोनॉमिक भी कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं। जियो इकोनॉमिक मीन्स आज हम देखते हैं यूपी बोलते हैं हमारे पास कोई केसेस नहीं है, सब ठीक ठाक है। महाराष्ट्र में जबरदस्त केसेस है, महाराष्ट्र बूम पर है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि भाई यूपी में इसका ब्लास्ट होने वाला है, तो तुरंत यहां का इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, जितनी कंपनी जाने वाली रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी, कंपेल्ड कोई जाएगी लेकिन रुक जाएगी, है ना। और बाद में जैसे अभी महाराष्ट्र टोटल वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहा है, तो यहां फिर से इन्वेस्टमेंट आ, ज्योग्राफिकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर उसका इंपैक्ट है। तो
पैंडेमिक हम जब देखेंगे तो अलग अलग लेवल पर हम देख सकते हैं। और क्या हुआ पैंडेमिक में, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो हमने जब पैंडेमिक बोलेंगे तो और एक इश्यू, सीरियस इश्यू देखेंगे, बहुत ही सीरियस इश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइग्रेशन। दुनिया का सबसे बड़ा इश्यू जिसके वजह से मोर देन 70% पॉपुलेशन आर फेसिंग द प्रॉब्लम इज अ माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैक्टर है हमारे जिंदगी में। एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व, डेवलप, प्रॉस्पर जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। The person who is not migrating never been, है ना, creating its more and more diversified world through experiences. माइग्रेशन हमें अनुभव देता है, माइग्रेशन हमें नयापन सिखाता है, माइग्रेशन हमें सस्टेन कैसा होना ये सिखाता है। पूरे ह्यूमन स्पीसीज का इवोल्यूशन माइग्रेशन है। लेकिन कौन सा माइग्रेशन, तो पता चलता है वॉलंटरी माइग्रेशन। Voluntary migration का no issue, but what about the forceful migration, compelled migration? Pandemic में क्या हो गया, compelled migration, forceful migration, involuntary migration। ये बेचारी लड़की इतना बोझा लेके जा रही है, इसको क्या खुशी थी हजारों मील पैदल चलना? कभी पैर दुखे होंगे, कभी प्यास लगी होंगी और रुकने की कोशिश की होंगी, तो शायद पेरेंट ने डांटा भी होगा, चपाट भी लगाए होंगे, मजबूरी थी, है ना। इसमें क्या खुशी थी कि चलो भाई कुछ तो भी नयापन देख लेते, पैदल चलते चलते घर जाते हैं? आउट ऑफ कंपल्शन ऑफ पैंडेमिक, है ना, बिकॉज ऑफ द सडन डिक्लेरेशन ऑफ द लॉकडाउन एंड द स्टैंड स्टिलिंग ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को एक रात में, रात के 8 बजे के बाद रोक दिया गया, रुक गई इकोनॉमी, रुकी तो जिंदगी रुकी। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हम आधुनिक जग में जीते हैं जहां पे पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और पैसा कैसे आएगा, तो हम मॉडर्न एक्टिविटीज यदि करेंगे तो पैसा आएगा, यानी वर्क करेंगे, आइदर खुद का वर्क करेंगे या किसी के यहाँ काम करने जाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। यानी हमारी जिंदगी पूरी पैसों में सिमट गई है। ऐसे वक्त में यदि पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं रहे तो यू हैव टू मूव, है ना। ये मूविंग के एलिमेंट में एक जो है तुम्बे करके है, प्रोफेसर तुम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वहां के प्रोफेसर है, उन्होंने एक प्यारा सा बुक लिखा है मूविंग इंडिया। यानी इंडिया के कितने लोग, लाख लोग आउट ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शंस मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस टेम्पररली और परमानेंटली, है ना। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ही मतलब जिसको कैओटिक कंडीशन है, जो ये प्रूव करती है कि हाउ द इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड। इकोनॉमी में इंडिया कितना टुकड़े टुकड़े हो गया है, इकोनॉमी में कितना इम्बैलेंस है कि लोगों को सिर्फ रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है ना। हाँ, खुद के डेवलपमेंट के लिए कहीं और जाना है, नो इश्यू। जैसे बहुत सारे बच्चे फॉरेन में, अब्रॉड में पढ़ाई करने जाते हैं, हायर स्टडीज करने जाते हैं, या कुछ सिलिकॉन वैली में जॉब करने जाते हैं, नो इश्यू, है ना। लेकिन भाई खाने को ही नहीं मिल रहा है, मैं घर में रहूंगा तो अगल बगल में कोई इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। इतना यानी आप देखो कि यूपी बिहार से लोग बॉम्बे जाते हैं और सड़क पर सोते हैं। क्या खुशी है उनको घर छोड़ के सड़क पर सोना? दैट इज बिग इश्यू, माइग्रेशन, है ना। तो हमें माइग्रेशन भी देखना है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखना है, उसके डाइवर्सिफाइड एलिमेंट देखना है ना। तो ये भी हमें इकोनॉमी में पढ़ना है। अब हम अभी इश्यूज सुन रहे हैं, करंट का इश्यूज सुन रहे हैं। करंट का एक इश्यूज है फार्म बिल, है ना, फार्म बिल है। और फार्म बिल पर पिछले कितने महीने से, 2-3 महीनों से ये लोग वहीं पे है, डटे हैं, सब फार्मर्स डटे हैं। फार्मर्स चाहते कि पुराना ही सही है, गवर्नमेंट चाहते नयापन कुछ लाए हैं। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई है,
और यहाँ पे फार्मर यानी प्राइवेट पब्लिक आ गई है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या लेना देना। अब गवर्नमेंट इतना क्यों सोच रही, फार्मर अपना सोच लेंगे ना क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर लिविंग इन द वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट को सिर्फ फार्मर का नहीं सोचना है, तो साथ में पब्लिक का भी सोचना है और प्राइवेट सेक्टर जो है उसका भी डेवलपमेंट का सोचना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया तो पब्लिक को मिलेगा, फार्मर को भी मिलेगा। लेकिन फार्मर कह रहे हैं कि ऐसा आपने बिल बनाया है कि इसमें ना हमको बराबर मिलेगा ना पब्लिक को बराबर मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट को बराबर मिलेगा। प्राइवेट बूम हो जाएगा और पब्लिक मर जाएगी, ऐसा फार्मर्स कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई फार्मर्स बिल इज इंपॉर्टेंट। अब फार्म बिल जो है ये पॉलिटिकल इशू है, लीगल इशू है, और पॉलिटिकल इशू में इकोनॉमी आती है। इट्स कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट और एग्रीकल्चर का इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो आप समझ रहे डायमेंशन कैसा बढ़ रहा है। यानी आप यदि कोई भी आज के कंडीशन में, मैंने एग्जांपल दिया, बिटकॉइन दिया, रोज हम पढ़ रहे क्रिप्टो करेंसी, मैंने पेंडेमिक बताया, रोज हम फेस कर रहे, इधर गुजर रहे उधर गुजर रहे, इसकी सांस फूल गई, उसका ऑक्सीजन कम हो गया, उसका इकोनॉमी से लेना देना है। हमने माइग्रेशन देखा, लोग लॉकडाउन में चले गए, सेकंड वेव ऑफ लॉकडाउन आ गया और सेकंड माइग्रेशन वेव आ गई, वो भी हमने देखा है। फार्म बिल देख रहे हैं, रोज जो हम न्यूज पढ़ते हैं उसका इकोनॉमी से कनेक्शन होता है, यानी होता है। तो हमें रोज जो भी इशू रहेगा वो इशू को इकोनॉमिक एंगल में देखना है। एंड देयरफॉर इट इज अ मल्टीफैसेटेड, ओके, मल्टीफैसेटेड। अभी हमने मल्टीफैसेटेड, बट इट हैव अ मल्टी यूटिलिटी। अब मल्टी यूटिलिटी कैसी है, हाउ द मल्टी यूटिलिटी इज बीन देयर। तो इकोनॉमी यदि हमने देख लिया है ना, इकोनॉमी यदि आपने देख लिया तो इकोनॉमी जो टॉपिक है वो पढ़ लिया तो आपको यूपीएससी में काम में आएगा, एमपीएससी में काम में आएगा। बैंकिंग जो है, बैंकिंग आप देते होंगे उसमें काम में आता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें आता है, और बाकी क्लरिकल एग्जाम जो देते हो उसमें भी आता है। बैंकिंग में तो आप आरबीआई और नाबार्ड यदि देखते हो, ये टॉप मोस्ट बैंकिंग है। मैं तो सलाह दूंगा कि ये दो से आप ये जब भी थकोगे पहले तो यही करना है ना। इससे जब भी लगेगा कि थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, 2-3 साल गुजर गए, चलो थोड़ा सा अल्टरनेटिव देख ले, तो आप आरबीआई और नाबार्ड के बारे में सोचते हो। इलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन पर आप बैठते हो, लग्जरी लाइफ है ना। तो आप देखो कि इकोनॉमी पढ़े तो इतना बेनिफिट है। और एक खास बात है कि इकोनॉमी आपको जम गया तो उतने जो क्वेश्चंस है वो आपके हो जाते हैं। इन जनरल जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सीरियस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस एस्पायरेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एस्पायरेंट, क्योंकि टोटल एस्पायरेंट जो फॉर्म भरते हैं या जो प्रिपरेशन करते हैं वो तो हमें यूपीएससी एमपीएससी में देखते हैं 5 से 8 लाख तो भाई 5 to 8 लाख एक्चुअल प्रिपरेशन करने वाले 10 लाख है बच्चे। बैंकिंग में तो लैक्स में है, अब कितने लाख गिनूं मुझे भी मालूम नहीं, 50 लाख कितने मालूम है। ओके, स्टाफ सिलेक्शन में भी काफी है। क्लरिकल में तो पता नहीं, हर घर में तो पढ़ाई कर रहा है क्लरिकल, बराबर है, कुछ नहीं तो बाबू तो बन जाओगे, है ना। ये सब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का सपना यही है, बोलना ऑफिसर और बनना बाबू, ठीक है। तो ये जो देखा जाए तो ये हो गया सिर्फ बैठने वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस। तो यूपीएससी एमपीएससी में टॉकिंग अबाउट द सीरियस यदि बोले तो हार्डली 50,000 जो है, 50,000 बच्चे जो है वो सीरियस है। वो 50,000 बच्चों में से, सीरियस बच्चों में से हार्डली 10 to 20,000 इतने बच्चे ही इकोनॉमी अच्छी कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं या उनको पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाते हैं और वो उनका भी इंटरेस्ट बन जाता है, ऐसा कुछ तो भी हो जाता है, और इसलिए 10 से 20,000 बच्चे सीरियस रहते हैं। और इसी वजह से 10-20,000 बच्चे जो है एग्जाम में लीड कर पाते हैं। नहीं तो आपके जो क्वेश्चंस है काफी कम पैमाने पर आपके करेक्ट रह पाते हैं और उतना लॉस हो जाता है। बहुत बार आप ऐसा बोलते हो कि मेरी प्रीलिम भाई 2-3 मार्क्स से गए, पता चलता है इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो यूं ही उड़ गए।
थोड़ा बहुत देख लेते तो बोलते अरे यार ये तो आराम से जम जाता था, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करता था। इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल 50,000 जो सीरियस बच्चे, उसमें से हार्डली 10 से 20,000 बच्चों को ये जम पाता है या कोशिश करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने इकोनॉमी यदि प्रिपेयर कर दी तो हम कॉम्पिटिटिव एज में रह सकते हैं। और इसलिए इसकी मल्टी यूटिलिटी भी है और ये मल्टी फैसेटेड भी है, जो हमने अभी देखा। अब हम एक्चुअल सिलेबस पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस का टॉपिक और उसके कंटेंट्स। ओके, ठीक है। क्या बोला है? सिलेबस ऑफ प्रीलिम जीएस पेपर वन में इकोनॉमी ये टॉपिक है। टाइटल क्या है उसका? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। टाइटल ये है, ध्यान में रखो, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमी ये टॉपिक नहीं है, इंडियन इकोनॉमी टॉपिक नहीं है, ध्यान में रखो, क्लियर? हाँ, इकोनॉमी भी टाइटल नहीं है, इकोनॉमिक्स भी टाइटल नहीं है ना? ये जो वर्ड है ये नहीं, इकोनॉमिक ये वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, इकोनॉमिक्स ये भी वर्ड नहीं है, दोनों वर्ड नहीं है ना? इंडियन इकोनॉमी ऐसा भी नहीं बोला है, इंडियन इकोनॉमी ऐसा भी नहीं बोला है ना? इसका मतलब ये जो टाइटल है ये ध्यान से देखना है। पहले इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना? इकोनॉमिक एंड सोशल मतलब ये टाइटल है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये टाइटल इकोनॉमी से नहीं है, ये विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट, है ना? डेवलपमेंट इज अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, प्रोग्रेसिव टर्मिनोलॉजी, मल्टीफैसेटेड मल्टी डायनामिक टर्मिनोलॉजी। इट इज नॉट बीइंग अ ग्रोथ, ये जो है ग्रोथ जो है उससे लेना देना, उससे परे वो क्या है हम बाद में देखेंगे एक्चुअल टॉपिक। कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक और सोशल, और ये एंड है, इसका मतलब ये दोनों साथ में है। यानी हमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट देखना है, दोनों इंटर रिलेटेड इंटरलिंकेज है, ठीक है? तो ये दोनों को एक साथ में देखना है। दैट मीन्स वी आर नॉट जस्ट फोकस ऑन द प्योर इकोनॉमिक इश्यूज, we are focused on such economic issues which are developmental and such issues which are supporting, supplanting, supplementing social development। मतलब ऐसे आर्थिक जो विकास के घटक है वो देखना है जो समाज पर परिणाम डालते, सामाजिक विकास को रोकते या सामाजिक विकास को आगे बढ़ाते। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है वो हमें देखना है। एक खास बात है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने अभी बोला मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है, मल्टीफैसेटेड मल्टी डायनामिक है, डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब इसका कुछ बेस है, वो है ग्रोथ। तो हमें बेसिक पर भी जाना है। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक विद सोशल इश्यूज, उसको साथ में लेते हुए आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो कॉन्टेक्स्ट कैसा है इसका? बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस करंट इश्यूज। तो इकोनॉमी हमने कैसे पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के कर लेने और उसके एप्लीकेशंस और उसका डेवलपमेंट करंट इश्यू में क्या है वो हमें देखना है। और इसी वजह से इकोनॉमी के टॉपिक बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाते हैं, है ना? देखो यहाँ पे पहला टाइटल दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डायरेक्ट उल्टा उल्टा चल रहा है ना? दूसरा पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, social sector initiatives. These are the topic which are illustrated, enumerated in the syllabus of prelim of UPSC and MPSC. MPSC UPSC के सिलेबस में इन्यूमरेट किया है ये टॉपिक, लेकिन साथ में क्या लगा है? सफिक्स। पूछ क्या है? इसकी पूछ है ETC एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब इसके बाद और कुछ भी हो सकता है। It means this is the illustrative syllabus, it is not a exhaustive syllabus. That means anything which comes under the headline of economic and social development shall be a part of the syllabus. कुछ भी आए तो उसको, और इसी वजह से मैंने पहले जो भी आपको बैकग्राउंड समझा के बताया इकोनॉमी का, वो इंपॉर्टेंट था कि आप कोई भी चीज उठा लेते हो तो उसका इकोनॉमी से रिलेटेड है क्या, वो आपको चेक करना है,
वो टॉपिक कौन सी इसमें बैठ सकता है सब टॉपिक में, वो आपको देख लेना है और उस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। यानी आपको पढ़ाई के लिए रेडीमेड बुक नहीं है, एक बुक आपको सफिशिएंट होने वाला नहीं है, और एक बार पढ़ लिए तो हो गया खत्म, 10वीं 12वीं जैसा फिर वही वही पढ़ो, ऐसा भी नहीं होने वाला। यू हैव टू बी अपडेट डेली, but while updating yourself you have a capacity to understand the basic concept. Without understanding basic concept you cannot update with a conceptual clarity, वो हो नहीं सकते। और इसी वजह से आपको पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम का सिर्फ इतना ही है, इतना ही, ओके, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एलैबोरेटिव देख लेते हैं, है ना। कुछ क्या क्या रह सकते हैं इन जनरल, बहुत सारे हैं, हम पूरा का पूरा कोशिश तो करेंगे जितना हो सकता उतना। इन जनरल क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस रिफ्लेक्टेड इन द प्रीलिम्स। जनरल स्टडीज में यूपीएससी और एमपीएससी में इन जनरल 20 तक क्वेश्चन आते हैं, 20, 21, 22, 18 से लेके 20, 21, 22, ओके। 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में से? 100 क्वेश्चन में से, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? 20% कंट्रीब्यूशन है। आपका प्रीलिम का रिजल्ट कितने परसेंट पर आता है? अबाउट 40 to 45%, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया एक्चुअल? यदि हम पोटेंशियल देखते तो 50% इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। यदि आपका इकोनॉमी बेहतरीन है और आपने बराबर पढ़ाई किया है, अच्छा टिक मार्क किया है, तो आप 20 में से 15 से 18 तक कम से कम मिनिमम आप टिक कर पाओगे प्रॉपर वे से, आप यू ही पास होने के कतार पर होंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना। और ये कुछ टॉपिक ऐसे है, इसके साथ यदि कॉन्स्टिट्यूशन हम जोड़ दिए तो ये कुछ टॉपिक ऐसे है कि आपको इंटरेस्ट आया और आपको जम गए तो आप सच में ये लीड करते हो। अराउंड 70 to 80% ऑफ दिस क्वेश्चंस हम लीड करते हैं, और बस कुछ गिने चुने जो टॉपिक है वो पढ़ के हम पास हो सकते हैं। इसलिए ये जो क्लास में यही हमने फोकस किया है कि आपके जो मेजर टॉपिक है जिसमें से अच्छे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं उसको फोकस करो, और आपको करंट इवेंट पढ़ाने के काम पर लगा दो। आप करंट इवेंट के काम पर लग जाते हो या आप बेसिक क्लियर हो जाते हैं 4 टॉपिक पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन, बस हो गया खत्म। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और यही यदि पढ़ते हो 4 टॉपिक थरोली कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हो तो मेंस में भी यही है, और आपका मेंस भी अच्छे से क्लियर होता है। ओके, तो सी इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, कुछ टाइटल बता रहा हूं, बाद में हम डिटेल देखेंगे, है ना। जो न्यू कमर्स होंगे या जिन्होंने पढ़ाई अभी तक शुरुआती होने के, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ी देर तकलीफ हो जाएगी, इट्स अ न्यू एनवायरमेंट, धीरे धीरे आदत गिर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम जो है जैसा माइग्रेशन का मैंने बताया, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज, जैसे मैंने फार्म बिल बोल दिया, फार्म बिल इज अ पॉलिसी, उसका इश्यूज। इकोनॉमिक प्लानिंग, हमने फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान देखा है ना। पहला प्लान है, दूसरा प्लान है, हम आज नीति आयोग ऐसा वर्ड सुनते हैं, दैट इज अ प्लानिंग। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, हम अक्सर बजट ये वर्ड सुनते हैं, दैट इज अ फिस्कल। आरबीआई के बारे में सुनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, व्यापार के बारे में सुनते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ये इन जनरल अभी करंट में न्यूज था, सुएज कनाल में एक शिप फंस गई थी, उसके वजह से इंडिया पर बर्डन बढ़ गया था और उसके भी इकोनॉमिक इंपैक्ट्स गिर गए थे, ऑयल प्राइस बढ़ गए थे, है ना। तो हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितने पैसे हमारे पास, डॉलर कितने पड़े कितने नहीं, उसके ऊपर है। सेक्टोरल इश्यूज, जैसे एग्रीकल्चर का इशू है, इंडस्ट्री का इशू है, माइंस का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है ना, ये सब चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, यानी पीएससी है, हेल्थ इश्यूज है, रोड है, एयरपोर्ट्स है, इसकी क्या पॉलिसीज है क्या नहीं, है ना। ऐसे अनगिनत, पॉवर्टी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, अपना इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है ना, बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज है वो सब इश्यूज, यानी टॉपिक कम से कम हम 30-40
कम से कम टॉपिक 30-40 तो बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 70-80 टॉपिक इसके बन सकते हैं। तो हम उसको क्रंच करके जितना कॉम्पैक्ट हो सके उतना कॉम्पैक्ट करके कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर। हाँ, वीडियो आ रहा है, क्लियर आ रहा है? आर यू गेटिंग द वॉइस? हाँ, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क ग्लिचेस, क्योंकि आज जो है वो चेंज हो गया वातावरण सब, तो उसके वजह से ये सब इश्यूज है थोड़े। ओके, चलो, ये दैट इज द इश्यू ऑफ वर्चुअलिटी, है ना। फिजिकल सेंस में तो हम सामने रहते हैं, वर्चुअल में कभी डिस्कनेक्शन हो गया तो भी फीलिंग ऑफ कनेक्शन और रख के वेट एंड वॉच पेशेंसफुली वो सब रहता है। ये भी आपको सीखना है। यूपीएससी में एमपीएससी देते हो, आपको पेशेंस रखना है। चलो भाई क्या हो गया, चलो कूल, देखते तो वेट एंड वॉच, क्योंकि यूपीएससी में झटके मिलती है और झटके सहन करने की आदत भी लगनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने सिलेबस तो बताया प्रीलिम का, क्वेश्चंस कैसे, एकदम फ्रेश क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कुछ 2-4, है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का रूप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम वो आदत बननी चाहिए, माइंडसेट हमारा डेवलप होना चाहिए, तभी हम पढ़ाई उस ढंग से कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में नहीं तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने अभी बताया आपको बिटकॉइन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए हुए तथ्यों को आप देख लीजिए। इट्स अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। ये पब्लिक लेजर है जो हर कोई इंस्पेक्ट, हर कोई देख सकता है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं करता, अनकंट्रोल्ड है। ओके, यानी सब कुछ अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ अ ब्लॉकचेन इज सच दैट all the data in it are about क्रिप्टो करेंसी ओनली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डाटा ऐसा होता है कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से लेना देना है और किसी से लेना देना नहीं, है ना। तो है क्या नहीं मालूम। Applications that depend on the basic feature of a blockchain can be developed without anybody's permission, है ना। बेसिक फीचर यदि है तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप मनमानी से बदला सकते हो। सच में बदला सकते हो या नहीं बदला सकते, परमिशन लेनी पड़ती या नहीं लेनी पड़ती। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है, ये थोड़ा साइंस का है, साइंस एंड टेक, है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से लेना देना है, करेंसी बोला तो इकोनॉमी आ गई, यानी इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कंबाइन आपको पढ़ना है। फिर चॉइस देती है यूपीएससी, ओनली 1, 1 and 2 ओनली, ओनली 2, 2 and 3 ओनली। हमें यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिटेल्स बराबर नहीं मालूम होंगे तो वी विल बी बाउंस, एक है, एक या दो है, 2 या 3 है, इसमें हम कंफ्यूजन में रह सकते हैं, है ना। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया कि आप समझ लीजिए कि पढ़ाई किस ढंग से करने, किस डेप्थ में करनी है ना। आपको डेप्थ लानी है पढ़ाई की, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के लिया क्योंकि आपको डायनामिक्स भी समझे कैसा रहता है। इफ अनदर ग्लोबल, देखो ये फ्यूचरिस्टिक बोलता है, कॉन्सेप्चुअल है, फ्यूचरिस्टिक। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे पाओगे। रट्टा चलता नहीं है, रट्टा मारना है लेकिन एक लेवल के बाद चलता नहीं। ओके, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन नियर फ्यूचर, यदि भविष्य में कुछ क्राइसिस हो गया, which of the following action or policies are most likely to give some immunity to India? इंडिया को प्रोटेक्ट करने वाली कोई पॉलिसी आप बताइए, इसमें से कौन सी लागू? पहले, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो हम फ्यूचर में बच पाएंगे। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, बहुत सारे फॉरेन बैंक को आने देंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो यदि हम करेंगे तो कोई इश्यू रहेगा नहीं। अब देखो 3 है, पहला उन्होंने फॉरेन बोरोइंग
ये लिया, यानी हमें डेप्ट जो होता है, डेप्ट मार्केट, ये हमें समझना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये समझेगा। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक, यानी बैंकिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो मालूम होंगे तो हमें समझेगा। और तीसरा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, है ना, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसके इंपैक्ट इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं ये हमें मालूम होंगे तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। यानी ये एक ही टॉपिक है क्या? नहीं, मल्टी टॉपिक पर एक क्वेश्चन बना है, इतना इंटरडिसिप्लिनरी है ना, और फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्सेप्चुअल है, अप्लीकेबल भी है। हमें अप्लाई करने की आदत रहनी चाहिए, इस लेवल पर हमें इकोनॉमी सीखना है। ठीक है, तीसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कंज्यूमर पर है ना। हम यंगस्टर तो मोस्ट मतलब एग्रेसिव कंज्यूमर्स है। फॉलोइंग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का रूप भी देखिए कैसा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे दिए। द वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई, इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डिटर्मिनेंट्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के डिटर्मिनेंट यदि हमें मालूम है तो ये आंसर आ जाएगा। उसने बोला है वेटेज सीपीआई का डब्ल्यूपीआई से ज्यादा रहता है, हायर। WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does। यानी CPI में सर्विस आती है, WPI में CPI सर्विस नहीं आती। सच में आती है नहीं आती, मालूम होना चाहिए। Reserve Bank of India has now adopted a wholesale price index as a key measure of inflation and decide on changing the key policy rates। तो RBI सच में होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज करता है या CPI यूज करता है? किस चीज के लिए? इन्फ्लेशन चेक करने के लिए। तो यानी हमें दो कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई क्या होते हैं, इनके कंटेंट्स जो है वो मालूम होने चाहिए और इनके एप्लीकेशन जो है वो मालूम होने चाहिए। यानी ये कैसा क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस है, फैक्ट है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। ये प्योर कॉन्सेप्चुअल नहीं क्वेश्चन, ये बेसिक फैक्ट्स के रिलेटेड, यानी हमें फैक्ट्स रटने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल इकोनॉमी का है। Which one of the following groups are of 4 countries of G20? अब G20 एक ग्रुप है ना, जो क्या करता है, व्यापार करता है, अपना फोर्स बनाता है और WTO में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर लॉबी बनाता है। कौन आते हैं भाई? तो हमें एकदम मतलब ये एकदम से टिपिकल फैक्चुअल है, बराबर है। हमें यदि G20 में कौन से देश है ये मालूम है तो हमें ये आंसर आएगा। ये फैक्चुअल है, हमें रटना भी है कुछ। देखो इकोनॉमी में कुछ रटना है और कुछ समझना भी है। ये क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड के बारे में, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in India, which one of the following is considered as a major characteristics? भारत में जो ये भाड़ियत, वर्ड क्लियर है, सिर्फ FDI ने पूछ रहे। देखो क्वेश्चन, FDI ने इन इंडिया विथ रेफरेंस टू FDI, ऐसा नहीं, विथ रेफरेंस टू FDI इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी FDI के बारे में अलग है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। FDI इस ढंग से है, लिस्टेड या नहीं है, या अनलिस्टेड भी है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में है या अनलिस्टेड है, या सिर्फ कंपनी में फंड आता है करके FDI बोलते हैं, या और कहीं भी फंड आता है तो FDI बोलते हैं। इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, ये कर्जा तैयार करता है या कर्जे का बोझा नहीं तैयार करता। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेप्ट सर्विसिंग, ये कर्जा फेडने के लिए, कर्जे का पैसा देने के लिए तैयार होता है या नहीं तैयार होता। और इट इज अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लाने के लिए करते हैं। अरे एग्जैक्ट क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4 में से एक बताना है, वी हैव ओनली वन चॉइस, है ना। ये है, ये है, ये है या ये है ना। तो इस ढंग से जो है हमें समझना है। यदि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है FDI क्या होता है,
अब सिर्फ एफडीआई नहीं, तो साथ में हम दूसरा वर्ड देखेंगे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब एफडीआई और एफआईआई मालूम होता है तो हमें एफडीआई का क्लियर कैरेक्टरिस्टिक समझ में आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेंस का देख लेते हैं, जैसे प्रीलिम का हो गया वैसा मेंस का देख लेते हैं। यूपीएससी मेंस में आपने प्रीलिम में थरोली यदि पढ़ाई किया तो मेंस में उसका फायदा है। मेंस में आप देखो थोड़ा सा इल्यूस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और आपको जो है सिलेबस थोड़ा डिटेलिंग में दिया है, मतलब इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, effects of liberalization on the economy, changes in the industrial policies and their effects on the industrial growth, infrastructure जो है जो एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब ये जो है ये इल्यूस्ट्रेटिव करके दिया है, थोड़ा एलाबोरेट करके दिया है, लेकिन ये ऑलरेडी हमने प्रीलिम में पढ़ चुके हैं। अब कितना आता है मेंस में? यदि पेपर 3 में आता है, ये पेपर चार पेपर रहते हैं आपको जीएस के मेंस में यूपीएससी के, उसमें से पेपर 3 का ये टॉपिक है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में ये टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन टोटल रहते हैं जीएस के ये पेपर में, 20 उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क के और 2 मीडियम इसके 15 मार्क के, यानी टोटल आपको एक अराउंड 50 मार्क का आंकड़ा दिखता है। ओके, ये इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है, लेकिन थोड़ा एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों मिला सकते हैं, लेकिन प्योर इकोनॉमी के जो है 4 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर के कुछ ऐड हो जाते हैं, है ना। तो इन जनरल यदि हम देखें तो टॉपिक जो है, टोटल टॉपिक जो है 7 टॉपिक है पेपर 4 में, पेपर 3 में। हाँ, पेपर 3 में कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 20, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ना, और 20 क्वेश्चन में से प्योर क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं 4, तो इसका कवरेज होता है 50। यदि एग्रीकल्चर के आप और 2 ऐड करते हो तो एग्रीकल्चर के 2 एक 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं और टोटल बन जाता है वो आंकड़ा 170 के पास। अब ये 250 मार्क का प्रश्न है, 250 मार्क का पेपर है, 250 में से 50 मार्क जो है इसमें आते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर जो है इकोनॉमी का यहाँ पे आता है। अब जो कैसा है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन जमते नहीं, और इसी वजह से ये 50 में से हार्डली 5 मार्क बच्चों को मिल पाते हैं। आपको एक्सपेक्ट है कि 50 में से कम 20 मार्क तो भी आपको मिले, आप 5 ही ले पाते हो यदि बराबर पढ़ाई नहीं हुई तो, और इसी वजह से वी आर लूजिंग द अराउंड 15 मार्क्स। यूपीएससी में 15 मार्क्स पेपर 1 में लॉस करना इन द सेंस हम रेस में कहीं पे भी नहीं है, और इसी वजह से इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस आपको थोड़ा समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ड हमने देखा है वहां पे सिलेबस में, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें रोल किसका है? इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल। तो हमें इक्विटी समझना है पहले क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट यदि हमें समझ गए तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम में है ना। प्रीलिम में यदि थरोली किया तो मेंस का आंसरिंग पॉसिबल है। आंसरिंग के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना है अपने सेंटेंसेस के लिए, अदरवाइज तो प्रीलिम के भरोसे हम कर पाएंगे, है ना। 150 वर्ड्स का है, कितना लिखना है आपको? 150 वर्ड्स। वर्ड की लिमिट यदि क्रॉस हो गई ज्यादा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ये दिमाग में फिट बिठा दो। एकेडमिक में ऐसा नहीं है, एकेडमिक में तो लिखते रहो, है ना। आजकल सिर्फ यूनिवर्सिटी ने सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया, आपको स्पेस जितनी दे लिए उतना लिखो,
लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड है आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना है। वर्ड लिमिट आपने फॉलो नहीं किया तो आप मार्क्स पिचअप नहीं कर सकते। 10 मार्क है, 150 वर्ड्स है, बराबर है। 150 है ना, एग्जैक्ट 150 नहीं, 155 तक आप जा सकते हो, 145 तक रह सकते हो। आप 150 का है और 100 ही लिखा, गलत है, बहुत ही कम हो गया। या 150 का है 200 वर्ड्स लिखा, गलत है ना। आपको 10-15 इधर उधर चल सकते हैं। तो ये जो है, ये आदत भी कैसी है हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स। क्या बोला है? पोटेंशियल जीडीपी। ये टर्मिनोलॉजी आपको प्रीलिम में हो जाती है। जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, पोटेंशियल जीडीपी क्या है, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, ये सब हो जाता है ना। तो प्रीलिम में हो गया तो वही आपको लिखना है, वहां पे सिर्फ आपको गोला मारना है, यहां आपको लिखना है। What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? भारत के कौन से बैरियर्स है जिसके वजह से हम पोटेंशियल जीडीपी को टच नहीं कर पाते, है ना। तो आपको उतने 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है वो लिख लेने हैं। तो आपको प्रीलिम की पढ़ाई हो गई तो मेंस की हो गई, ये मेरा समझाने का है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए और उसको लिखने की आदत रहनी चाहिए। दो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एंड देन आई विल क्लोज द यूपीएससी डिस्कशन, है ना, ठीक है। और एक एमपीएससी का ब्रीफ में कर लेंगे 5 मिनट का, देन आई विल बी फ्री। ये देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का कैपिटल फॉर्मेशन से क्या लेना देना है? पहले तो हमें समझना है कैपिटल क्या होता है, ये प्रीलिम में हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये प्रीलिम में हो गया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। While designing a concession agreement between the public entity और private entity, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो प्रीलिम मतलब प्राइवेट एंटिटी और पब्लिक एंटिटी में क्या होता है रिलेशंस, और आपको समझ में आ जाएगा। 150 वर्ड्स का 250 वर्ड्स का लिखना है। Explain the rationale behind the goods and services compensation to the state act 2017। अब उसमें क्या बोलता है, how has COVID-19, देखो एकदम करंट का क्वेश्चन है, impacted GST compensation fund and created new federal tension। न्यू फेडरल टेंशन का मतलब क्वालिटी का इशू हो गया, लेकिन किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है वो थोड़ा आपको देखना है और उसके इम्प्लीकेशंस देखना है ना। तो आपको यदि जीएसटी मालूम हो गया कि एग्जैक्ट क्या कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सेंटर कंट्रोल करता है या स्टेट, ये जो है किस ढंग से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है सेंटर इसमें परमिट हो गया है अपना कायदा बनाने का, क्या इश्यूज है, ये यदि समझ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका प्रीलिम में जो हो जाता है तो आपको मेंस में अपने आप ये सब आना शुरू हो जाता है। आपको मेंस के लिए सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत लेनी नहीं पड़ती। लेकिन प्रीलिम क्लियर नहीं हो गया तो आपका एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है और मेंस कुछ काम का नहीं रहेगा। एमपीएससी में यदि हम देखें तो पेपर 4 जो है एमपीएससी का, उसमें इकोनॉमी एंड प्लानिंग, देन द इकोनॉमिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये टॉपिक है। इसमें इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर ये इश्यूज है। इकोनॉमी एंड प्लानिंग में 9 टॉपिक है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर में 7 टॉपिक है। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बहुत सारे टॉपिक है ना। अराउंड 75 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं एमपीएससी में पेपर 4 में, उसमें से 75 क्वेश्चन इकोनॉमी पर आते हैं। यानी आप समझ सकते हो 50%, यानी इकोनॉमी अच्छा किया तो आप अच्छा कर सकते हो। मेरे कितने तो स्टूडेंट जो है जो इकोनॉमी पर फोकस किए और पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 इंपॉर्टेंट है, पेपर 4 में स्कोर नहीं होता। पेपर 3 एमपीएससी का पेपर 3 एचआरडी का और पेपर 4 इसमें स्कोर नहीं होता और इसी वजह से बच्चे एमपीएससी में फेल होते। आपका अच्छा प्रिपरेशन हो गया तो कोई इशू नहीं। यूपीएससी का प्रीलिम का प्रिपरेशन किया तो ये सब प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा। सेम सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस वगैरह। एमपीएससी में थोड़ा सा एक इशू है, वो है कि थोड़ा थ्योरेटिकल इकोनॉमी पूछा जाता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के थ्योरी जो है वो पूछी जाती है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी वगैरह क्या है वो, है ना, उतना थोड़ा पोसा है। अदरवाइज यूपीएससी का जैसा है वैसा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अराउंड 35 क्वेश्चन आते हैं एग्रो इकोनॉमी के,
यानी दोनों मिला के यदि हम देखें एमपीएससी में, तो इकोनॉमी यदि हमने थरोली किया तो पेपर 4 कंप्लीट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत कम आता है ना। कुछ क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन जो है यूपीएससी जैसे ही क्वेश्चन आते हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड और उतने ही कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कुछ देखे जाए तो, है ना। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड कोई सेंटेंस है, कौन से करेक्ट है उतना देखना है। मेन थ्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वाज टू मेक अ मार्केट सेंट्रल डिसीजन मेकर इन द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट सेंट्रलाइज लेवल पर लेके जाना है क्या। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा वाज डन थ्रू द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे क्या। In order to integrate domestic economy with the global economy, full convertibility of rupee was introduced. हम ग्लोबलाइज करना चाहते हैं क्या इकोनॉमी रिफॉर्म के थ्रू। Efforts toward reforming India began in mid 1980s. ये रिफॉर्म कब से शुरू हो गया है ना, 1980 से शुरू हो गया क्या। अब कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देखो वर्ड है ना, कौन से स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें देखना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म ये कॉन्सेप्ट यदि हमें मालूम है तो हमें ये समझेगा, यानी 1990s का ईरा यदि हमें मालूम है तो समझेगा, है ना, कि क्या एग्जैक्ट है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यदि होती है तो हमें आंसर आएगा। देखो यूपीएससी प्रीलिम और एमपीएससी मेंस के सेम क्वेश्चंस नजर आते हैं। ये डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, है ना। डब्ल्यूटीओ ने ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स ऐसे बॉक्सेस बनाए सब्सिडी के। तो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन सी नहीं आती। फैक्चुअल है क्वेश्चन, क्लियर कट फैक्चुअल है। तो हमें तीनों जो बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स जो है, ये बॉक्स समझना है, उसमें कौन सी सब्सिडी आती कौन सी नहीं वो देखना है। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन है, ये देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो वहां पे भी था, यूपीएससी में भी था प्रीलिम में, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा बोलता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ये है एफडीआई और ये है एफआईआई, इज ऑफ मोर स्पेकुलेटिव नेचर एंड इज ऑफ वेरी वोलेटाइल। कौन से सेंटेंस करेक्ट है। मैंने पहले जब एफडीआई का क्वेश्चन आया था तब आपको समझाया था कि एफडीआई जब पढ़ना है तो आपको एफआईआई भी साथ पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है, बराबर है। तो किस ढंग से पढ़ना वो भी हमें इकोनॉमी में सीखना है। तो आपको मेंटरिंग, है ना, एजुकेटिंग, थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा गाइड, इसकी क्या जरूरत है। इसी वजह से जरूरत है, इस चीज के लिए जरूरत है कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है और एक में से किससे कनेक्शन करना और किससे नहीं। बस इतना समझ गया कि फिर आप बराबर आंसर दे पाओगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, है ना, मेजरमेंट रिवील्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऐसा नेशनल इनकम का मेजरमेंट है जो डिफरेंट सेक्टर्स, तो हमें नेशनल इनकम के कौन से टाइप है वो मालूम होना चाहिए और सेक्टोरल इकोनॉमी क्या होती है ये समझना आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा, फिर ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके, these are about the matters। मैंने आपको क्यों इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझाने की कोशिश की। यूपीएससी प्रीलिम का, एमपीएससी प्रीलिम का सिलेबस सरीका है, तो दोनों सिलेबस समझाया मैंने। छोटा सा है 2 लाइन का, उसका डायमेंशन कितना बड़ा है वो मैंने बताया। साथ में यूपीएससी मेंस के डायनामिक्स, एमपीएससी मेंस, क्योंकि यूपीएससी मेंस में आपको लिखा है लेकिन एमपीएससी मेंस में गोला ही मारना है जैसे प्रीलिम में गोला मारना है, तो वो भी मैंने आपको बताया। उसके डायनामिक्स क्वेश्चन के बताए। क्वेश्चन इसलिए आपके साथ शेयर किया कि क्वेश्चन यदि हम पैटर्न नहीं समझेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन की डेप्थ, क्वेश्चन की डाइवर्सिटी जो है, टचिंग एरिया कैसे टच करता है अलग अलग एंगल से, वो नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई कोई काम की रहेगी नहीं, है ना। तो जो आज मैंने बताया वो एंगल से हमें इकोनॉमिक्स सीखना है ना। तो आज से मतलब कल से जो इकोनॉमी रहेगा वो धीरे 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 इस टाइप से रहेगा।
पहले कुछ 3-4 दिन मैंने धीरे धीरे मैं आपको लेके जाऊंगा, कैरी ऑन करूंगा। जो शार्प होंगे उनको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेंगी कि सब कार्रवाई एक साथ चले। किसी को जो मतलब जिनको बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी का उनको तकलीफ ना हो, इसलिए धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत रटने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बने रहिए। और कुछ इश्यूज रहा है, कोई डिस्कशन का करने का इश्यूज रहा तो आफ्टर क्लास जो है आप चैट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बीच में भी आप चैट में छोड़ सकते हो, चैट में कोई इश्यू नहीं, आप छोड़ सकते हो। और जैसे क्लास अभी क्लोज हो गया है तो अभी आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हो। तो अभी आप तो एक तो चैट के थ्रू पूछ सकते हो या वॉइस के थ्रू भी पूछ सकते हो, है ना। आपके लिए अभी और 5 मिनट में रुकता, कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछिए। शायद क्वेश्चंस दिख नहीं रहे। सोर्सेस ऑफ स्टडी, हाँ शुभम, एक्चुअली इसके लिए जो है बुक्स यदि मैं सजेशन का सोचूं तो इन जनरल कोई ऐसी खास बुक्स इसके लिए डेवलप हुई नहीं है। एनसीईआरटी भी देखे तो वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, बेसिक की कॉन्सेप्ट क्लियर करे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है पुराने हो चुके हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलाप नहीं पा रहे। तो मोटा मोटा मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ यही बुक रेफर करो तो हो जाएगा, यही कर मत करो, ऐसा वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बुक स्टिकअप हो जाए, थोड़ा बहुत तो समझ आए। इसलिए रमेश सिंह बाय टाटा मैग्रा-हिल वो गाइड आप जरूर देखो, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट, है ना। इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा 1-2 बुक में कंप्लीट हो जाता है मेजोरिटी, वैसे इकोनॉमी में नहीं कवर होता। इकोनॉमी के लिए आपको करंट में बहुत ज्यादा टच में रहना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यही प्लान रहेगा कि हम आने वाले 30 मतलब एक 3 महीने जो है, ये 3 महीने रोज एक एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे धीरे 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 धीरे। और ये करते वक्त आपको भी करंट में कुछ पढ़ाई करते रहना है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट में कहीं आता है तो करंट में कुछ और आता है और वो आप बीच में पूछ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मैं बता दूंगा बट इट विल बी डाइवर्टिंग द होल क्लास। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि जो टॉपिक अभी लिया है वो टॉपिक से रिलेटेड करंट में कुछ आपने पढ़ लिया है और आपके इसमें समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेना है। बाकी जो आते हैं आपके पास रख लेना है, जैसा ही टॉपिक आता है आपको वो टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि करंट से रिलेटेड कुछ आता है उसको कनेक्टिविटी से तो आपके साथ जरूर शेयर करूं, लेकिन इट्स आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट शैल बी टू वे, है ना, दोनों तरफ से होनी चाहिए तभी यूपीएससी एमपीएससी हो पाता है। इट्स नॉट अकेडमिक कि टीचर ने आप पढ़ा लिया आपने रख लिया, है ना। आपके तरफ से भी उतनी कोशिश होनी चाहिए।